तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। आज से क्लास हम शुरू करते हैं जीवन का मौलिक इकाई। इसके पहले इसका एक लेक्चर हो चुका है जो एनसीईआरटी क्लास 9 का जो साइंस का सीरीज शुरू हुआ है, इससे पहले इसका एक क्लास हो चुका है। उसके पार्ट 2 पे हम चलते हैं। जैसे कि हमने शुरू किया है जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका। हमारा जो बॉडी है, तो पूरे जो बॉडी है किससे मिलकर बना है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरी विस्तृत चर्चा किए थे इसके अगले क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे, जो आप ये किताब देख रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी है। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई किया था, जैसे कि अमीबा तक पढ़ाई किया था हम लोगों ने। आज हम लोगों को पढ़ाई करना है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठक क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक बात भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम में हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछता है, कॉमन क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ये छोटी छोटी मतलब प्रश्न है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऑप्शन को देखकर कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। इसीलिए इस 4-5 टॉपिक है, इसको हम एक बार रिकॉल कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में एक अच्छा तरीका से विजुअलिटी हो जाए। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातें। जैसे कि सेल अर्थात कोशिका। तो सबसे पहला रहेगा कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें, पता पूरे संसार का सबसे छोटी कोशिका, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम, लेकिन इसको माइकोप्लाज्मा ही कहा जाता है। मतलब अब तक दुनिया में सबसे छोटा कोशिका होने का जो गौरव प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है? माइकोप्लाज्मा। उसी तरीका से ओवरऑल मतलब पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अर्थात सेल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ये अंडा जो है अपने आप में एक कोशिका है। अंडा जो है अपने आप में क्या है? कोशिका है। इसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट इसको हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसको जो है अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, इतना बड़ा है। उसी तरीका से अगर पूछेगा कि मानव शरीर में, यानी कि मानव में, मानव शरीर में सबसे छोटी सेल मतलब कोशिका, तो उसका नाम है ग्रेन्यूल। क्या नाम है? ग्रेन्यूल। अक्सर आप देखिएगा लोग स्पर्म बोलता है, लेकिन स्पर्म नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेन्यूल होगा। क्या होगा? ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल एक सेल है। अब पूछिएगा कि सर ये ग्रेन्यूल जो है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। और आप जानते हैं कि पूरे मानव शरीर का एकमात्र अंग ब्रेन है जहां उसका विभाजन नहीं होता है, तो वहीं पाया जाता है क्या? ग्रेन्यूल। अगला आएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो उसका नाम होगा ओवा। क्या नाम होगा? ओवा। इसको बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं इसको? अंडाणु।
उसी तरीके से मानव शरीर में सबसे लंबा, ध्यान समझिएगा, एक बड़ा अलग होता है, लंबा अलग होता है। तो मानव शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। जो तंत्रिका बना है हमारा वो एक न्यूरॉन सेल से बना है। किससे बना है? न्यूरॉन सेल से बना है, तो उसका नाम है न्यूरॉन। जब हम लोग तंत्रिका पढ़ेंगे तो न्यूरॉन की संरचना भी अच्छे तरीके से देखेंगे, काफी लंबा संरचना होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तब। तो ये 4-5 छोटा छोटा सब टॉपिक है जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी सेल यानी कोशिका कौन सा होगा? ग्रेन्यूल, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा? तो होगा ओवा अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे लंबा सेल होगा वो है आपका न्यूरॉन। ये भी कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। और न्यूरॉन से ही मिलकर हमारा क्या विकसित होता है? ब्रेन विकसित होता है। तो ये एक छोटा छोटा कॉमन क्वेश्चन था जो हमेशा एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब थोड़ा मूव करते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी में क्या है आगे? तो एनसीईआरटी में हमने आगे देखा है कि उसमें दिया हुआ कोशिका अंगक। कोशिका अंगक का मतलब होता है कि कोशिका का अंग क्या क्या है, कोशिका का अंग क्या क्या है। ये कोशिका का अंग क्या क्या है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है एक बार हम पढ़कर सुना देते हैं आपको। लिखा हुआ है कि कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। मतलब जो सेल है, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, कोशिका है, इसके अपना एक घटक होते हैं, इसके अंदर बहुत सारा घटक होते हैं। एक तो तरल द्रव्य होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भी होता है, और दोनों को मिला देंगे तो जीव द्रव्य बन जाएगा। उस तरीके से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, ईआर होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्गी काय होगा, वोक्यूल्स होगा। ये सारे से कोशिका अंगक है। लेकिन कोशिका अंगक से जानने से पहले हमको इस झिल्ली के बारे में जानना पड़ेगा। ये जो जिस झिल्ली में ये बंधा हुआ है, इस झिल्ली के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा मार्केट में जब जाते हैं तो आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं तो कहाँ रखते हैं? झिल्ली में। तो बाहरी जो संरचना है, सबसे पहले बाहरी संरचना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम बाहरी संरचना के बारे में जान लेंगे उसके बाद ही हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो वही यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली। क्या दिया हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही बोलते हैं कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद इसमें केंद्रक के बारे में पढ़ना है, उसके बाद कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है। मतलब एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। चलिए, कोशिका झिल्ली। पहले यहाँ एक चीज और दिया हुआ है जो हम आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि हम कोशिका के अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हम लोग प्रत्येक कोशिका में, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाते हैं। कोशिका झिल्ली यहां लिख देते हैं, कोशिका झिल्ली, दूसरा हो जाएगा केंद्रक, और तीसरा हो जाएगा जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य। अब बोलिएगा सर क्यों ये तीन ही संरचना दिखाई देता है? तो ध्यान समझिएगा, हमने क्या बोला, जब आप माइक्रोस्कोप से कोशिका झिल्ली को देखिएगा, इस कोशिका को देखिएगा, तो उसमें तीन संरचनाएं दिखाई देंगी, तीन उसके गुण दिखाई देंगे। एक कोशिका झिल्ली जो बाहरी परत है, केंद्रक का मतलब ये होता है बीच में एक गोलाकार संरचना होता है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है
कि ये जो तरल पदार्थ होता है, ये जो तरल पदार्थ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसी तरीका से ये जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी जीव द्रव्य होता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसको सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य, ये हमारा क्या है, इसके अंदर में केंद्रक द्रव्य। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को आपस में मिलाएंगे तब बनेगा जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य में ही पूरे शामिल होते हैं हमारा कोशिका अंगक। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जब यहाँ पर आएंगे ना तब उसके अंदर हम एंट्री करेंगे, उसके अंदर एंट्री करेंगे, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम चलेंगे, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी तरीके से हम चलेंगे, वरना तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली में हम लोग शॉर्टकट पढ़ लेते हैं क्या, कि कोशिका झिल्ली सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसी में शॉर्ट में बोल देते हैं लिपोप्रोटीन। लेकिन नहीं, कोशिका का बहुत सारा काम है, कोशिका का अपना एक संरचना होता है, कोशिका का अपना एक मॉडल होता है, उस मॉडल किसने प्रस्तुत किया उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में पूरे डिटेल्स, ठीक है। चलिए आइए, पहला कि कोशिका झिल्ली जो मॉडल है, आधुनिक कोशिका झिल्ली जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया, ये इंपॉर्टेंट है। 1972 में निकोलसन और रॉबर्टसन, ध्यान समझिएगा, निकोलसन और रॉबर्टसन ने 1972 में एक कोशिका झिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया। जब उन्होंने कोशिका झिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया तब उन्होंने देखा कि ऊपर एक लेयर है और नीचे एक लेयर, ध्यान समझिएगा, ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, और बीच में इन्होंने देखा कि गोलाकार प्रोटीन है। ध्यान समझिएगा, ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, और बीच में ये जो देखा उन्होंने गोलाकार प्रोटीन देखा। और ये जो ऊपर वाला जो लेयर है ये आपका लिपिड था। क्या था, लिपिड। ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं इसको, लिपिड बोलते हैं। लिपिड का मतलब होता है वसा, लिपिड का मतलब होता है वसा। और प्रोटीन तो आप तो जानते हैं, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक है। तो दो लिपिड के बीच प्रोटीन स्थित था। जब उसका झिल्ली को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया रॉबर्टसन और निकोलसन के द्वारा 1972 में, तो ये पाया गया कि ऊपर एक लिपिड का परत है, नीचे एक लिपिड का परत है, और बीच में गोलाकार प्रोटीन जो है वो पार्श्व गति कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्श्व गति कर रहा है। तो ये मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन और निकोलसन ने। किसने दिया, रॉबर्टसन एंड निकोलसन। रॉबर्टसन एवं निकोलसन ने ये मॉडल को प्रस्तुत किया। अब थोड़ा सा आते हैं, लेकिन यह रॉबर्टसन एवं निकोलसन हो गया, लेकिन ध्यान समझिए किसी किसी किताब में क्या मिलता है आपको, किसी किसी किताब हम आपको बता देते हैं, उसमें मिलेगा सिंगर एंड निकोलसन। ध्यान समझिएगा, सिंगर एंड निकोलसन। किसी किसी किताब में मतलब ये मिलता है, सिंगर एंड निकोलसन भी मिलता है। ध्यान समझिएगा, ये हो गया। अब थोड़ा चलते हैं कोशिका झिल्ली संबंधित क्या। कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, इसको अर्धप्रगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धप्रगम्य झिल्ली। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है, ऑप्शन रहता है अर्धप्रगम्य झिल्ली, प्रगम्य झिल्ली, मतलब कई प्रकार के ऑप्शन दिया रहता है, ए बी दोनों। तो ये होता है अर्धप्रगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल होता है। यह समझिएगा, अर्धप्रगम्य झिल्ली। अब बोलिएगा सर अर्धप्रगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ थोड़ा सा बता दीजिए।
देखिए अर्धपरागम में झिल्ली का मतलब होता है कि इस अर्धपरागम में झिल्ली मतलब इसको एक और नाम से जानते हैं, ध्यान समझा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली। क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम है चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली मतलब ये जो अर्धपरागम में झिल्ली यह क्या करता है, किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर आने की इजाजत देता है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा। मतलब कि कोशिका के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आवश्यक प्रोटीन को या आवश्यक कार्बोहाइड्रेट को कोशिका के क्या करता है, अंदर ले लेता है। जो अनावश्यक कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कोशिका के बाहर कर देता है। यही काम क्या है कोशिका झिल्ली, इसी काम क्या है कोशिका झिल्ली का, कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर आएगा। ये काम किसका है, कोशिका झिल्ली का। इसीलिए इसको हम लोग चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा ये कोशिका का एक और प्रमुख काम क्या है, ये क्या करता है कोशिका झिल्ली कि कोशिका को आकार प्रदान करता है। ध्यान समझिएगा, कोशिका को आकार प्रदान करता है कौन, कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका को आकार प्रदान करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है कौन, कोशिका झिल्ली। लेकिन उसमें एक और चीज दिया है एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन तरीका से कि कोशिका झिल्ली सिर्फ आकार ही प्रदान नहीं करता है। ये तो मान लीजिए यूकेरियोटिक में होगा, लेकिन आप जब पढ़िएगा प्रोकैरियोटिक के बारे में तो वो तो एक कोशिकीय जीव होता है। अब एक कोशिकीय जीव है, उसके पास तो कोई अंग है नहीं, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही, ध्यान समझिए, कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव किसके माध्यम से, एक कोशिकीय जीव किसके माध्यम से भोजन का ग्रहण करते हैं या अवशोषण करते हैं, तो कोशिका झिल्ली। ध्यान समझिए, फिर ध्यान लिख देते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कोशिका झिल्ली के माध्यम से, कोशिका झिल्ली के माध्यम से भोजन का अवशोषण करता है। अब बोलिएगा सर कैसे करता है, ध्यान समझिए। आप लोगों ने अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा, उसका प्रचलन अंग कुटपाथ है। क्या है, कुटपाथ। तो उसका जो प्रचलन अंग कुटपाथ है वो किससे बना है, कोशिका झिल्ली से। अब बोलिएगा सर कैसे, अरे भैया कोशिका झिल्ली क्या एक कोशिकीय है, उसके पास दूसरा कोशिका है नहीं। तो जब एक कोशिकीय है और उसमें कोशिका झिल्ली है तो कोशिका झिल्ली से एक कुटपाथ का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो है वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से भोजन का अवशोषण करते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा और समझते हैं कोशिका झिल्ली से रिलेटेड उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, एक चीज को हम तोड़कर क्या कर देंगे, उसको समझा देंगे। आइए, हाँ देखिए, कोशिका झिल्ली ये जो है एक और काम क्या करती है, जैसे ये काम करती है विसरण और परासरण। मतलब हमारे कोशिका के अंदर कौन सा गैस जाएगा, कौन सा गैस आएगा, क्या समझिए, कौन सा गैस जाएगा, कौन सा गैस आएगा, इसका निर्धारण कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। लेकिन किस विधि के द्वारा होता है, तो परासरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। उसी तरीके से हमारे शरीर में हमारे जो कोशिका है उसमें जल आता है, जल बाहर भी निकलता है, तो वो होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही। लेकिन उस विधि का नाम है परासरण विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये दोनों क्रिया भी किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली से। इसीलिए हम बोले कोशिका झिल्ली काफी इंपोर्टेंट, मतलब काफी इंपोर्टेंट। आइए कोशिका झिल्ली के बारे में और जानते हैं। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया।
जो ये कोशिका झिल्ली है ये गैसों को अंदर आने देती है और बाहर निकलने देती है, यानी गैसों का आदान प्रदान, गैसों का हमारे कोशिकाओं में आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा। अभी हमने बताया जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है तो निकाल देगा। तो ये विसरण के द्वारा होता है, लेकिन होता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। आइए, तो कोशिका झिल्ली में जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो किस विधि के द्वारा, उस विधि का नाम है विसरण। क्या नाम है, विसरण। अब बोलिएगा सर जो विसरण विधि है ये कैसे काम करता है। तो विसरण विधि जो है ये काम करता है कि उच्च सांद्रता वाली गैस से निम्न सांद्रता वाली गैस की ओर गमन करता है। उच्च सांद्रता वाली गैस से, उच्च सांद्रता वाली गैस का मतलब है जिसमें गैस की मात्रा अधिक हो, और जहां गैस की मात्रा कम हो तो ये अधिक से कहां आएगा, कम में, अधिक से कहां आएगा, कम में। उसी को बोलते हैं क्या, विसरण। तो ये जो प्रक्रिया काम करता है ये उच्च, यहां लिख देते हैं उच्च सांद्रण से, उच्च सांद्रण से ये कहां जाता है, निम्न सांद्रण, निम्न सांद्रण की ओर। निम्न सांद्रण मतलब यहां से जाएगा कहां, यहां। अब बोलिएगा सर कैसे, समझिए। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ये हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन कितना है, लगभग 20-21% के आसपास, 21% मान लीजिए उसको। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कितना परसेंट, और तो 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए, मान लीजिए कि हमने सांस लिया, क्या कर लिया, हमने सांस लिया। तो जब हमने सांस लिया, ये वायुमंडल है, यहां समझिएगा, यहां लिखते हैं ये वायुमंडल है। वायुमंडल में अनेकों प्रकार का गैस है, क्योंकि ये गैस एक मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, तो समांगीय मिश्रण, विषमांगीय नहीं, समांगीय मिश्रण है। और यहां पर कोई व्यक्ति है, एक मान लीजिए कि यहां पर एक व्यक्ति है, हमने एक व्यक्ति बना दिया यहां पे, ठीक ना, आप समझ लीजिए जिस प्रकार सा भी हो। अब क्या हुआ कि इसने सांस लिया, जब सांस लेगा, क्या समझिएगा, सांस लेगा, तो जैसे सांस लिया कार्बन डाइऑक्साइड भी आया, ऑक्सीजन भी आया, वायुमंडल में अनेकों प्रकार की गैस आई। तो जैसे गैस अंदर आया तो वायुमंडल में जो सांद्रता है वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, समझिए, 0.03% क्या है यहाँ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने सांस ले लिया, तो सांस लिए तो ऑक्सीजन भी तो गया, सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा 0.3%, साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाएगा तो उपापचय क्रिया होगा, और उपापचय क्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमारे शरीर में जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कितना बनेगा, 4%। ध्यान समझिएगा, पहले हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी तो इधर ज्यादा था, तो हमने क्या बताया, ज्यादा से जाएगा, नहीं समझ, ज्यादा से जाएगा कम की तरफ। तो पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन 0.3% थी, हमारे शरीर में कम था, तो कहां चला आया, डायरेक्ट हमारे शरीर में चला आया। जैसे हमारे शरीर में आया 0.03%, तो ऑक्सीजन भी आया, और ऑक्सीजन के जब उपापचय क्रिया हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट हो गया, 4%। अब हमारे शरीर में 4% हो गया और बाहर है कम, तो अब सांद्रता किधर है, अब तो सांद्रता सबसे ज्यादा इधर है, तो अब किधर से किधर आएगा, इधर से इधर आ जाएगा। इसीलिए जैसे हम सांस लेते हैं तुरंत हमको छोड़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वायुमंडल में सांद्रता क्या हो जाता है, कम, हमारे अंदर सांद्रता ज्यादा, इसीलिए हमको छोड़ना पड़ जाता है। तो 2 मिनट 3 मिनट रोक लीजिए सांस, ऑटोमेटिक शरीर फूलने लगा। क्यों फूलने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर जो सांद्रता है वो बढ़ गई है, वो बाहर निकलना चाह रहा है, वो बाहर निकलना चाह रहा है। किस विधि के द्वारा, तो विसरण विधि के द्वारा।
किस विधि के द्वारा? तो विसरण विधि के द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, इसी को बोलते हैं विसरण विधि। और विसरण विधि के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान होता है हमारे शरीर में। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आगे चले, यानी कि पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना थी 0.03%, समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमारे शरीर में मात्रा कम थी तो सांद्रता इधर ज्यादा था, हमारे शरीर में कम है, तो भाई कहाँ जाएगा? हमारे शरीर में ही जाएगा, क्योंकि हमने बताया ज्यादा से कम, ज्यादा से कम। अच्छा, फिर इधर ज्यादा हो गया, फिर कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली में के माध्यम से हमारे से कोशिका में पानी भी आता है और पानी जाता भी है। कैसे आता है, कैसे जाता है, इसकी कितनी प्रक्रियाएं हैं, उसको जानना इंपॉर्टेंट है। जल का परिवहन, ध्यान समझिएगा, जल का परिवहन। हमारे कोशिका में जल का परिवहन जो होता है किस विधि के द्वारा? तो उस विधि का नाम है परासरण। परासरण, उस विधि का नाम क्या है? परासरण। परासरण विधि में थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या? हमने गैस में क्या देखा कि उच्च से जाएगा निम्न में, उच्च से जाएगा निम्न में, लेकिन नहीं, यहां उल्टा, निम्न से उच्च में, निम्न से उच्च में। आइए देखिए, समझिएगा इसको। ये निम्न सांद्रता से कहां जाएगा? उच्च सांद्रता में, इधर से इधर जाएगा। निम्न सांद्रता का मतलब क्या? सांद्रता मतलब गाढ़ापन। तो निम्न सांद्रता का मतलब क्या? यानी कि गाढ़ापन कम, यानी कि पानी यहां ज्यादा है। यहां पानी क्या है? ज्यादा है। यहां पानी क्या है? कम है। यहां पानी क्या है? कम है, इसीलिए अधिक सांद्र है। तो जो परासरण होता है जल में, वो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण में, अगर सांद्रता के माध्यम से कहेगा तो निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण में। लेकिन अभी वाटर के माध्यम से, जो पानी के माध्यम से पूछेगा, तो पानी ज्यादा है यहाँ, तो उच्च पानी से निम्न पानी में, उच्च पानी से निम्न पानी में। तो इसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं? देखिए यहां पर इसकी 3 प्रक्रियाएं होती है। पहला है अल्प परासरणी विलयन। अल्प परासरणी विलयन। अब अल्प परासरणी विलयन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला अल्प परासरणी विलयन, इसमें क्या होता है कि ये मानिए एक टॉब है। क्या है? टॉब है। इसमें हमने विलयन डाल दिया। क्या डाल दिया? विलयन डाल दिया। ध्यान समझिएगा, विलयन डाल दिया। इसमें एक कोशिका डाला हमने, एक कोशिका लिया और कोशिका को इसके अंदर डाल दिया। कोशिका को इसके अंदर डाल दिया। तो ये जो विलयन है, विलयन का भी अपना सांद्रता होगा, और कोशिका के अंदर भी तरल पदार्थ है, उसका भी अपना सांद्रता होगा। तो अल्परासायनिक विलयन क्या कहता है कि ये जो कोशिका है, इसकी सांद्रता उच्च होती है। सांद्रता जो है वो उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। और ये जो टॉप में जो विलयन है, इसकी सांद्रता जो है निम्न होती है। सांद्रता निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। तो ध्यान से समझिए, एक टॉप लिए, उसमें हम एक विलयन डाल दिए, और उस विलयन में हमने एक कोशिका डाल दी, और कोशिका में देखा गया कि कोशिका का जो द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य है, उसका सांद्रता उच्च है, और ये विलयन जो है, विलयन की सांद्रता निम्न है। हमने आपको क्या बोला कि निम्न सांद्र से ये कहा जाएगा उच्च सांद्र, निम्न सांद्र से उच्च सांद्र में जाएगा। तो आप बताइए कि निम्न सांद्र किधर है? ये विलयन का निम्न सांद्र है और इसके अंदर उच्च सांद्र है, तो ये कहां एंट्री मारेगा? तो इधर का जो विलयन है इधर एंट्री मारेगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके
अंदर जाएगा। जब ये बिलियन जब इसके अंदर जाएगा तो यह क्या परिणाम हो सकता है? क्या ये कोशिका फूलेगा कि सिकुड़ेगा? बताइए, जब इसके अंदर बिलियन जाएगा तो कोशिका सिकुड़ेगा कि फूलेगा? जाहिर सी बात है कोशिका फूलेगा। तो वही कहता है कि जब अल्पराशनिक विलयन में इस कोशिका को डालते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? तो कोशिका फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। आपको पता चला कैसे फूलता है? ऐसे ही फूलता है कि इसका सांद्रता उच्च, बाहर का सांद्रता कम, और उसमें डालेंगे तो बाहर से जल उसके अंदर चला जाएगा और क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। या तो कोई दिक्कत? आगे चलिए। जैसे किशमिश उशमिश देखे, चना वना फुलाते हैं लोग, ये सब इसी विधि पर तो काम करता है। ठीक है, ये सब इसी विधि पर काम करता है। अगला है समपराशरणी विलयन। समपराशरणी विलयन ध्यान समझिएगा। दूसरा है समपराशरणी विलयन। समपराशरणी विलयन, समपराशरणी विलयन ये क्या कहता है? समपराशरणी विलयन, समपराशरणी विलयन का मतलब ये हुआ कि ये हमने एक टॉब लिया, इसमें हमने क्या कर दिया? ये विलयन ले लिया और इसमें हमने एक कोशिका डाल दिया। क्या डाल दिया? कोशिका डाल दिया। इसमें क्या होता है कि जो विलयन की सांद्रता है, सांद्रता, वो ये क्या बोलते हैं, ये कोशिका की जो सांद्रता है, कोशिका की जो सांद्रता है, आपस में दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। आपस में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि जितना सांद्रता कोशिका का है उतना ही सांद्रता ये विलयन का है। अब बोलिए तो क्या सर आप ये बताइए कि विलयन इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान समझिएगा, आएगा। हम क्या बोले? आएगा। यानी कि जितना विलयन इसके अंदर आएगा उतना ही विलयन निकल जाएगा। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि 5 ml विलयन आया और 5 ml विलयन निकल गया तो बराबर हो गया ना जी। 5 ml आया और 5 ml विलयन बाहर निकल गया तो क्या हो गया? बराबर हो गया। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि समपराशरणी विलयन में, समपराशरणी विलयन में जब किसी कोशिका को डालेंगे तो परिणामी क्या होगा? तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दूसरा कंडीशन था। अब आके हैं तीसरा कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन क्या है कि अति पराशरणी विलयन। ध्यान समझिएगा। तीसरा है अति पराशरणी विलयन। अति पराशरणी विलयन, देखिए ये थोड़ा सा जटिल है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको समझ लेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। अति पराशरणी विलयन, इसमें क्या होता है? अति पराशरणी विलयन में मान लीजिए कि हमने एक टॉब ले लिया, इसमें विलयन में क्या कर दिया? हमने भर दिया। फिर इसमें हमने क्या किया कि ये कोशिका डाल दिया। ध्यान समझिए। फिर इसमें हमने कोशिका डाल दिया, कोशिका डाल दिया। इसका अपना क्या होगा? द्रव्य होगा। तो इस बार क्या होगा कि कोशिका का जो सांद्रण होगा, सांद्रता, कोशिका की जो सांद्रता होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। और ये जो विलयन है, विलयन की सांद्रता, सांद्रता क्या होगी? उच्च होगी। क्या होगी? उच्च होगी। यहां तक कोई दिक्कत? जब हमने इसमें कोशिका डाला अति पराशरणी विलयन में, तो अति पराशरणी विलयन में क्या होता है कि जो अंदर का जो विलयन है उसकी सांद्रता उच्च रहती है क्योंकि उसमें लवण भी रहता है। अति पराशरणी विलयन में तो जो विलयन है उसका सांद्रता उच्च हो जाएगा, लेकिन कोशिका के अंदर जो विलयन है, जो द्रव्य है, उसका सांद्रता कम। आइए, नियम क्या कहता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च। तो निम्न कहाँ है? निम्न कोशिका के अंदर है, तो ये भागेगा कहाँ? उच्च की ओर, यानी इसके बाहर निकलेगा, इसके बाहर निकलेगा। और जब इसके बाहर निकलेगा तो आकार में क्या परिवर्तन होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब किसी कोशिका को अति पराशरणी विलयन में डालते हैं तो परिणाम क्या होता है? तो कोशिका सिकुड़ जाता है। क्या होता है? कोशिका सिकुड़ जाता है। तो ये 3 कंडीशन था। 3 कंडीशन आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि एक कोशिका है और एक विलयन में जब उसको डाला गया
तो विलियन में जाते ही उसकी आकार में परिवर्तन आ गया, मतलब वो सिकुड़ गया। तो अब बताइए कि वो विलियन है, वो विलियन का प्रकार कैसा है? अति परासरणी विलियन। उसी तरीके से बोला कि हमने एक विलियन में कोशिका को डाला और कोशिका डालने के बाद उसके आकार जो है वो फूल गया, उसका आकार में वृद्धि हो गया। तो विलियन का प्रकार कैसा होगा? तो अल्प परासरणी विलियन। नो चेंज सम परासरणी विलियन। तो हमें लगता है कि आप आज जो है कोशिका झिल्ली के बारे में मतलब अच्छे तरीके से आपने समझा होगा कि कोशिका झिल्ली का काम क्या क्या है। हमने आधा घंटा से सिर्फ कोशिका झिल्ली के बारे में बताया है। हम चाहते तो डायरेक्ट बढ़ जाते, हम डायरेक्ट लिखवा देते। चलिए, कोशिका जो है ये लिपिड से बना है और साथ साथ प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से बना है, इसी को बोल देते हैं कि लिपोप्रोटीन से बना है, लिपोप्रोटीन से बना है, लिख देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हमने आपको पूरा डिटेल समझा दिया। हमने क्या किया? पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया कि कोशिका झिल्ली से क्या क्या होता है, उसका कार्य क्या क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। ये सारा चीज आज हमने आपको क्लियर कर दिया। कल हम लोगों ने पढ़ेंगे कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।